हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? किसने कहा था आगरा और फतेहपुर सीकरी जो हैं यह दोनों लंदन से बड़े हैं? तो ऑप्शन ए है बर्नियर, ऑप्शन बी है मनुची, ऑप्शन सी है राल्फ फिच एंड ऑप्शन डी है हॉकिंस। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, राल्फ फिच जो हैं इन्होंने कहा था आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूर देश का यात्री इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक के, ऑप्शन बी है बाबर के, ऑप्शन सी है अकबर के एंड ऑप्शन डी है मोहम्मद गजनवी के। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है कि हर्ष के शासनकाल में कौन आया था? तो यह ह्वेनसांग आया था। अगर पूछा जा रहा है हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था, तो ऑप्शन ए है ताईसुंग, ऑप्शन बी है तुंग कुआन, ऑप्शन सी है कु यन बू एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ह्वेनसांग को जो है यह किसी ने नहीं भेजा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में जो है आचार्य दिए गए हैं और सूची 2 में जो है सिद्धांत दिए गए हैं। तो कौन से आचार्य का कौन सा सिद्धांत था ये आप लोगों को बताना है। लकुलीस जो है इनका सिद्धांत क्या था? नागार्जुन, भद्रबाहु, गोसाल। तो इन सब के सिद्धांत क्या थे आप लोगों को बताने हैं। तो लकुलीस जो है इनका सिद्धांत क्या था? या पाशुपत जो है लकुलीस का सिद्धांत था। और नागार्जुन जो है या शून्यवाद, और भद्रबाहु जो है यह जैन होगा, और गोसाल आजीवक। तो लकुलीस जो है इनका सिद्धांत था पाशुपत, नागार्जुन जो है इनका सिद्धांत था शून्यवाद, भद्रबाहु जो है इनका सिद्धांत था जैन एंड गोसाल जो है इनका सिद्धांत था आजीवक। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, 3 2 4 1। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन ए है वाजसनेयी, ऑप्शन बी है मैत्रायणी, ऑप्शन सी है तैतरीय एंड ऑप्शन डी है काठक। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता क्या है? तो यह जो है वाजसनेयी है, वाजसनेयी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, द रेगुलेटिंग एक्ट सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से, और भारत परिषद अधिनियम 1909 यह किससे संबंधित है? तो यह जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ। और भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे संबंधित है? तो यह द्वैत शासन से संबंधित है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है यह किससे संबंधित है? तो यह प्रदेशों की स्वायत्तता के लिए प्रावधान से संबंधित है। तो द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। भारत परिषद अधिनियम 1909 जो है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1909 जो है द्वैत शासन का प्रारंभ से संबंधित है। एंड ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है या प्रदेश की स्वायत्तता के लिए प्रावधान से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, 4 3 2 1।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथ का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? ऑप्शन ए है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, ऑप्शन बी है देशी राज्यों के प्रति नीति, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार के प्रति रुख, एंड ऑप्शन डी है कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, कांग्रेस कार्यकारी समिति का गठन। क्वेश्चन नंबर 8 है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन ए है देवरिया, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है कुशीनगर, एंड ऑप्शन डी है महाराजगंज। तो जो चौरी चौरा है किस जनपद में स्थित है? तो यह जो है गोरखपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न क्रांतिकारियों के जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है जतिन दास, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी है भगत सिंह, एंड ऑप्शन डी है कल्पना दत्त। तो आप लोगों को बताना है कि कौन से क्रांतिकारी के जीवन का अंत किस प्रकार हुआ था। तो जो जतिन दास है इनका अंत कैसे हुआ था? इनका अंत जो है भूख हड़ताल से हुआ था। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है इनका अंत मुठभेड़ के दौरान हुआ था, मुठभेड़ के दौरान। और भगत सिंह का आप लोग सबको पता होगा कि भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और कल्पना दत्त का अंत कैसे हुआ था? इनको आजीवन कारावास दिया गया था, वहाँ पे इनका अंत हो गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है MG राणा डे, ऑप्शन बी है अनंत पटवर्धन, ऑप्शन सी है GK गोखले, एंड ऑप्शन डी है BG तिलक। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यह जो है GK गोखले थे। GK गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के गुरु जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जो है महासागरीय परिखा दी हुई है और सूची 2 में जो है स्थान दिए गए हैं। तो कौन सा महासागरीय परिखा जो है कौन से स्थान पर स्थित है आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूसियन जो है किससे संबंधित है? यह उत्तर प्रशांत सागर से। करमेडक जो है किससे संबंधित है? यह दक्षिण प्रशांत सागर से। सुंडा जो है यह हिंद महासागर में। और ये सैंडविच जो है यह कहाँ पे है? यह दक्षिणी अंध महासागर। तो एल्यूसिन जो है उत्तर प्रशांत महासागर में है, सुंडा जो है हिंद महासागर में है, करमेडक जो है दक्षिण प्रशांत महासागर में है, एंड इस सैंडविच जो है दक्षिण हिंद महासागर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, A2, B3, C1, D4। क्वेश्चन नंबर 12 है, भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है कार्बन, एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यहाँ ऑक्सीजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बार सागर परियोजना स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार सागर परियोजना जो है यह स्थित है कौन सी नदी पर स्थित है? तो बार सागर परियोजना जो है यह सोन नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बार सागर परियोजना जो है यह सोन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन है भाबर, ऑप्शन बी है बांगर, ऑप्शन सी है खादर, एंड ऑप्शन डी है खोंडोलाइट। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो यह जो है बांगर कहलाती है। बांगर जो मिट्टी हो जाती है इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, पुरानी मिट्टी जो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है? मतलब ऐसा कौन सा केंद्र शासित राज्य है जिसमें सबसे कम नगर हैं? ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है अंडमान एवं निकोबार द्वीप,
ऑप्शन सी है दादर एवं नागर हवेली एंड ऑप्शन डी है पुडुचेरी। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसमें जो है सबसे कम नगरीकृत है या केंद्र शासित राज्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। मतलब आप लोगों को बताना है यूपी में ऐसा कौन सा जो है जनपद जो है मतलब ज़िला है जिसमें महिला जो है सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। महिला जो सबसे कम पढ़ी लिखी हैं यूपी का ऐसा कौन सा राज्य है। ऑप्शन है रामपुर, ऑप्शन बी है बलरामपुर, ऑप्शन सी है श्रावस्ती एंड ऑप्शन डी है बहराइच। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, श्रावस्ती। श्रावस्ती में जो है सब महिलाएं जो हैं सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। ऑप्शन है जूट, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन बी है ज्वार एंड ऑप्शन डी है गन्ना। तो इनमें से कौन सी फसल जो है या नकदी नहीं है, तो यह ज्वार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है इंटरनेट बैंकिंग में, ऑप्शन बी है क्रेडिट कार्ड में, ऑप्शन सी है बैंक में बचत खाता में एंड ऑप्शन डी है बैंक में चालू खाता में। तो स्मार्ट मनी शब्द जो है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो यह जो है क्रेडिट कार्ड में होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं। ऑप्शन ए है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, ऑप्शन बी है थोक मूल्य सूचकांक पर, ऑप्शन सी है औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर एंड ऑप्शन डी है ग्रामीण श्रम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। तो मुद्रास्फीति की दरें जो हैं किस सूचकांक पर आधारित हैं, तो यह जो है थोक मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक पर है मुद्रास्फीति की दरें आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। और अगर आप लोग ओनली UPSSC ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको MCQ कराए जाते हैं, जिससे आप लोग की तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। वहाँ पे प्रॉपर हर सब्जेक्ट के MCQ कराए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, तो आप लोग वहाँ भी अटेंड कर सकते हैं और आप लोग अपना स्कोर देख सकते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है। तो प्लीज़ ओनली UPSSC ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, ओनली UPSSC ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है। ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है SBI, ऑप्शन सी है RBI एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है, तो यह है RBI। RBI जो है यह सलाहकार है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्राविधान किया गया। ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी है 1995 में, ऑप्शन सी है 2000 में एंड ऑप्शन डी है 1993 में। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, 1993 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए है तथा दूसरा कारण आर है। तो कथन ए है, केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। तो कारण आर है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसका सही आंसर क्या है गाइज, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है एंड ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो आप लोगों को बताना है कि जो ए है या आर की सही व्याख्या करता है क्या, जो आर है जो या ए की सही व्याख्या करता है क्या। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो कथन जो है या ए की सही व्याख्या करता है।
सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, क्योंकि केंद्रीय कानूनों का संविधान वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। मतलब जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान को संरक्षक करता है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे देगी तो उसे संविधान में लिखा गया है कि आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना ही होगा। तो यह एक प्रकार से भारत का संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये आपको सीरीज कराई जा रही है, तो अगर आपको इसकी तैयारी करनी है तो आप लोग पहले के लेक्चर भी अच्छे से देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तो आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, ताकि आप लोग की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 5वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी है 6ठी अनुसूची में, ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची में एंड ऑप्शन डी है 8वीं अनुसूची में। तो केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है कौन सी अनुसूची में दिया हुआ है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में जो है केंद्र एवं राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। और अनुसूची 8 में क्या है, अनुसूची 8 में बताया गया है कि 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है या 8वीं अनुसूची में है। और 6ठी अनुसूची में क्या है, 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि 6ठी अनुसूची में क्या है, तो इसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम, इनका जनजातीय प्रशासन। और 5वीं अनुसूची में क्या है, तो 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। 5वीं अनुसूची में जो है 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख दिया गया है। तो आप लोग सारी अनुसूचियाँ याद कर लीजिएगा कि 5वीं अनुसूची में जो है क्या है, 6ठी में क्या है, 7वीं में क्या है, 8वीं में क्या है। 6ठी में आप लोगों को मैं फिर रिपीट करा देती हूँ कि इसमें क्या है, क्योंकि 6ठी वाली बहुत इम्पॉर्टेंट है और 8वीं वाली भी। तो इसमें 6ठी में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है इनका जनजातीय प्रशासन 6ठी अनुसूची में दिया हुआ है। और 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। ऑप्शन है अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 39 है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 45 एंड ऑप्शन डी है अनुच्छेद 43 है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43 से। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम में श्रमिकों का प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो अनुच्छेद 43 ए में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को ऑप्शन है राज्य को एक संघ घोषित करता है, ऑप्शन बी एक संघात्मक राज्य घोषित करता है, ऑप्शन सी है एक एकात्मक राज्य घोषित करता है एंड ऑप्शन डी है एक गणतंत्रात्मक राज्य घोषित करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है, तो यह जो है राज्यों का एक संघ घोषित करता है। संविधान का अनुच्छेद 1 राज्यों का एक संघ घोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा विषाणु जनित है, कौन सा जीवाणु जनित रोग है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा किससे होता है, आप लोगों को याद रखना है। तो जो है इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है, तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि कौन से हैं। अगर आपको पता होगा कि कौन से हैं तभी आप लोग बता पाएंगे कि कौन से नहीं हैं। तो इसमें जो है खसरा है, यह भी विषाणु जनित रोग है, रेबीज भी विषाणु जनित रोग है, पोलियो भी विषाणु जनित रोग है और क्षय रोग जो है यह विषाणु जनित रोग नहीं है। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन
डी, क्षय रोग जो है या विषाणु जनित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 44 एंड ऑप्शन डी है 42। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या है 46 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन ए है एमाइड, ऑप्शन बी है अमोनिकल, ऑप्शन सी है नाइट्रेट एंड ऑप्शन डी है नाइट्राइट। तो यूरिया में जो है नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो यह एमाइड के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर से लिख लीजिएगा। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन बी है विटामिन द्वारा, ऑप्शन सी है एंजाइम द्वारा एंड ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो यह बैक्टीरिया द्वारा होता है। बैक्टीरिया द्वारा जो है दूध का दही में परिवर्तन होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और लेक्चर को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप लोग PDF को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर ओनली UPSSC ग्रुप ज्वाइन करना है टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप लोग ओनली UPSSC सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों का ग्रुप आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट की MCQ कराई जाती है, तो आप लोगों की सारी तैयारी हो जाएगी, हर सब्जेक्ट आप लोगों की तैयार हो जाएगी अच्छे से। तो आप लोग प्लीज़ ओनली UPSSC ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कीप सपोर्टिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।